हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से हम हमारा क्लास 12th का लीगल स्टडीज का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है जुडिशरी के ऊपर। हम लोगों ने जुडिशरी के ऊपर बहुत बात की है। आप लोग 6th-7th में भी पढ़ते आए होंगे जुडिशरी के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, जो कि आपने 6th-7th या फिर 9th-10th स्टैंडर्ड में नहीं देखे होंगे। सो एक तरीके से ये जो चैप्टर होगा ये आपका रिवीजन होगा, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, आज तक जो भी आप जुडिशरी के बारे में पढ़ते आए हो उसके बारे में, प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड होगी, कुछ एडिशनल चीजें भी होगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। और ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैट में भी कई बार हम देखते हैं जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, साथ ही साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुडिशरी पे क्वेश्चंस आते ही हैं कॉम्पिटिटिव्स में, तो आपको इस चैप्टर को कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, 12th के पर्सपेक्टिव के अलावा हमें वो भी देखना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं हमारी जुडिशरी का, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इस डायग्राम के थ्रू हम हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर अगर हम देखें, टॉप पे अगर हम किसी को देखें तो वो क्या होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये है सबसे टॉप पे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे है हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो दो भागों में डिवाइडेड है, दैट इज सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट्स क्या होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होते हैं, ये जो पूरी पिक्चर है आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जिसमें कि एग्जांपल दिया है सर्विस टैक्स, कस्टमर, कंज्यूमर, लेबर्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स भी यहाँ पे होते हैं। क्लियर है? तो एक तरीके से यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ ट्राइब्यूनल्स भी हैं इंडियन जुडिशरी में। क्लियर है? तो आपको एक तरीके से एक स्ट्रक्चर समझ में आया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम सुप्रीम कोर्ट पे अच्छे से पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को पढ़ेंगे, ट्राइब्यूनल्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ एडिशनल और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो आपने इस फिगर में देखा है, जो आपने इस डायग्राम में देखा है, इन सबको हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर हुआ आपको इतनी चीजें? अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, came into existence on 28 January 1950. It replaced the Federal Court and Privy Council. जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जिस्टेंस में कब आया? सुप्रीम कोर्ट हमारे एग्जिस्टेंस में आया है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया, एंड इट रिप्लेस्ड, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेडरल कोर्ट एंड प्रिवी काउंसिल। अब फेडरल कोर्ट क्या था? अगर आपको क्लास 11th का ध्यान हो, आपने जो क्लास 11th में पढ़ा है, तो उसमें हमने फेडरल कोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। फेडरल कोर्ट था ब्रिटिश इंडिया के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और उस टाइम पे आप फेडरल कोर्ट की पावर आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के पावर के एकदम इक्वल मान सकते हो। ठीक है, सो आजादी के बाद में क्या हुआ, 28 जनवरी 1950 को हमारे फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया। अब प्रिवी काउंसिल क्या है, रिवीजन कर लेते हैं जो आपने थोड़ा सा क्लास 11 में पढ़ा है। प्रिवी काउंसिल एक जुडिशियल कमिटी है, यहाँ पे कुछ 5-6 जो जुडिशियल कमिटी, यहाँ पे कुछ 5-6 मेंबर्स होते थे, और ये हाईएस्ट अपील अथॉरिटी थी। ठीक है, अंग्रेजों के दौरान जहां पे एकदम फाइनल अपील हम जिसके पास ले जाते हैं कि अब सब जगह से द्वार बंद हो गए, तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो थी प्रिवी काउंसिल। जैसे हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं, उसके जजमेंट से, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उसी तरह जो वहां पे प्रिवी काउंसिल थी वो सबसे ऊपर थी, प्रिवी काउंसिल के नीचे फेडरल कोर्ट था। क्लियर हुआ? Then in Supreme Court 1950 there were चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस। अब 1950 में क्या था, 1950 में सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया तब एक चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस थे। ठीक है, तब वहां पे क्या थे, तब वहां पे 7 जज और एक चीफ जस्टिस के साथ में सुप्रीम कोर्ट आया एग्जिस्टेंस में।
द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन कमिंग ईयर्स। लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एक प्रोविजन रखा गया था कि अब भैया जब 1950 में तो एक 7 जज और एक चीफ जस्टिस से काम चल गया, लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या 7 जज और एक चीफ जस्टिस से काम हो पाएगा? जी नहीं। कितने सारे केसेस आने लग गए, क्या ये सिर्फ 7 जज और एक चीफ जस्टिस इनको निपटा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये प्रोविजन था कि पार्लियामेंट कमिंग ईयर्स में ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो साइज है इसको इंक्रीज कर सकता है, मतलब जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट। तो फिर आज के टाइम में कितने हैं? एट प्रेजेंट देयर आर 33 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आज की तारीख में 33 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ठीक है? तो उस दिन का आप उस हिसाब से गूगल करेंगे। आप जिस भी ईयर पेपर देंगे तो आपको एक बार गूगल करना होगा, ठीक है? आज की तारीख में 33 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इवन जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में सिर्फ 31 लिखा है, लेकिन अब जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी है। किसने इंक्रीज की है? हमारी पार्लियामेंट ने इंक्रीज की है। क्लियर हुआ? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। देन हाई कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि हाई कोर्ट्स क्या होते हैं और हाई कोर्ट्स के बारे में समझते हैं। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 25 हाई कोर्ट्स एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। आज की तारीख में 25 हाई कोर्ट हैं। आपकी एनसीईआरटी में 24 लिखा है, लेकिन आंध्र प्रदेश तेलंगाना बाइफरकेट होने के बाद वहां पे हाई कोर्ट्स बने थे अलग अलग स्टेट्स के, तो अब 25 हो चुके हैं। क्लियर है? देन ईच हाई कोर्ट has jurisdiction over a state, a union territory or a group of states and union territory। अब जो हाई कोर्ट है उसका jurisdiction मतलब उस हाई कोर्ट की पावर उस पूरे स्टेट के ऊपर है। लाइक आप इसको एग्जांपल से समझो, यहां पे हमने इस फिगर को देखा था, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोल दी है वो इन सभी कोर्ट के ऊपर मान्य होगी। मतलब हम क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो नीचे वाले कोर्ट्स पे ऑटोमेटिकली लागू होगा। इन नीचे वाले कोर्ट्स को ऑटोमेटिकली माननी होगी सारी चीजें। क्लियर है? अब हम क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट, ठीक है? अब हाई कोर्ट हर स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, या फिर एक यूनियन टेरिटरी एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है? एक ये भी प्रोविजन है। तो या तो 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर हम देखते हैं कि लगभग हर स्टेट में अपना अपना एक हाई कोर्ट है, कुछ एक ही एक्सेप्शनल है, ठीक? तो वो जो हाई कोर्ट होगा, सपोज मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट है, ठीक है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पे? जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन मध्य प्रदेश में जितने भी कोर्ट्स हैं उसके ऊपर हैं। लाइक मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स हैं, है ना? हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट में ये जो कोर्ट्स हैं, इन पे कहीं ना कहीं इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर हाई कोर्ट है इनके स्टेट का। लाइक मध्य प्रदेश में अगर हम मानो कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है? तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ कहीं ना कहीं कोर्ट है, ठीक है? हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है, और उसके ऊपर है हाई कोर्ट और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे देश के ऊपर है। जो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो अपने स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके ऊपर है। मतलब हाई कोर्ट के पास कुछ स्पेशल पावर है, किसके ऊपर? जो नीचे के लिए जो कोर्ट हैं उनके ऊपर। अगर साफ साफ और इजी लैंग्वेज में समझना है तो हम इसको ऐसे समझेंगे। क्लियर हुई ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे, ठीक है? सो ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई। बिलो हाई कोर्ट एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट्स फंक्शनिंग एज अ सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि हाई कोर्ट के नीचे सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं और स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है? सो ये तो हमें इस फिगर से क्लियर है कि हाई कोर्ट के नीचे और भी बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। सो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। The Madras High Court in Chennai, the Bombay High Courts in Mumbai, the Calcutta High Court in Kolkata and the Allahabad High Court in Allahabad are the first 4 high courts in India। अब यहाँ पे पहले 4 हाई कोर्ट्स जो कि अंग्रेजों के टाइम पे एस्टैब्लिश किए गए थे उसके बारे में बात की गई है। कौन कौन से हैं वो मद्रास हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है जो कि चेन्नई में है, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात की गई है जिसको हम आज मुंबई बोलते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि कोलकाता में है, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि आज की तारीख में हम देखें तो प्रयागराज में है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है।
देन अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो सबको पता होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो भी एक इजी वाली चीजें हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो एक बार उसको भी समझ लेते हैं। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उनके नीचे है डिस्ट्रिक्ट एंड दी सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब आपने बहुत बार एक टर्म सुना होगा दैट इज लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। द कोर्ट्स फंक्शन बिलो द हाई कोर्ट्स आर नोन एज लोअर कोर्ट्स। तो जो भी कोर्ट्स हाई कोर्ट के नीचे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं लोअर कोर्ट्स। तो अगर कहीं भी वर्ड आए लोअर कोर्ट तो उससे आप क्या समझोगे कि जो भी कोर्ट जो हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे लोअर कोर्ट्स। क्लियर हुई ये वाली चीज भी आपको। Then each state is divided into judicial districts presided over by a district and a session judge। अब हर स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, हर स्टेट डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर स्टेट एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं अगर आप एक इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हमें नहीं जाना है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के आसपास या हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं कि एक क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आप कहीं भी अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास निकलते तो आपको एक कोर्ट दिखता है ना, वो कोर्ट क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही तो है, ठीक है। अब देखो यहां पे बताया है कि each state is divided into judicial district presided over by district judge and session judge। अब यहाँ पे बात की गई है डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। इसको हमको समझना है कि डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है और सेशन जज क्या होता है, इस बारे में बात करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज हम उन्हें बोलते हैं जो कि सिविल केसेस की हियरिंग करते हैं, और सेशन जज हम उनको बोलते हैं जो कि क्रिमिनल केसेस की हियरिंग करते हैं। और अच्छे से समझते हैं सिविल एंड क्रिमिनल में क्या मतलब है। क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल चीजें क्या होती है, लाइक आप मान लो मर्डर कर दिया या कुछ भी कर दिया, मतलब किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, लाइक मर्डर हो गया, या फिर किसी ने किसी का खून कर दिया है, या फिर किसी ने मार दिया है किसी को, किसी ने किडनैप कर लिया, मतलब जो क्राइम है ना। क्रिमिनल को तो आप समझते हो कि किसी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है तो वो आ गया, वो हो गया क्रिमिनल केस। लेकिन सिविल केस क्या है, सिविल केस मतलब कोई प्रॉपर्टी का विवाद, डिवोर्स का विवाद, कोई रुपयों का विवाद, है ना। सो ये वाली जो चीजें होती है ये कौन सी होती है, ये होती है सिविल केस। कोई मैरिज में कोई समस्या है तो वो, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्राइम से रिलेटेड है। आप क्रिमिनल को समझो, यहाँ पे क्रिमिनल मतलब कहीं ना कहीं क्राइम आ रहा है, और सिविल मतलब वो वाली चीजें हैं जहां पे ये जो नॉर्मल वो वाली चीजें हैं, लाइक हमने जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी, मैरिज, ये सारी चीजें आती है सिविल केस। तो देखो जब कोई भी जज सिविल केस सुनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और जब कोई जज कोई क्रिमिनल केस सुनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेशन जज। क्लियर है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। The district judge is also called a metropolitan session judge when he and she is presiding over a district court in a city which is designated as a metropolitan area by state government। अब देखो भैया कि डिस्ट्रिक्ट जज को हम लोग मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी बोल सकते हैं। कब बोलते हैं हम उसको, जब वो कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया में जब वो केस की हियरिंग चल रही है, वो कोर्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो। मेट्रोपॉलिटन एरिया से आप क्या समझेंगे, देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़े बड़े शहर नहीं होते, उनको स्टेट गवर्नमेंट बता देती है कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लाइक हम देखते हैं कि बहुत सारे, लाइक दिल्ली क्या है, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मुंबई क्या है, मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होती है उनको मेट्रो सिटीज, आपने नाम सुना होगा ना, मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज से क्या मतलब है कि जहां बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है, जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उन्हें हम मेट्रो सिटीज बोलते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सेशन जज बोला जाता है जब कोई भी कोर्ट जो हो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो और वहां पे कोई हियरिंग चल रही है, तो उस जज को हम क्या बोलेंगे, उस जज को हम डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बोलेंगे। अगर वो जज मेट्रोपॉलिटन एरिया में केसेस सुन रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट जज मे बी वर्किंग विथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डिपेंडिंग अपॉन जुडिशियल वर्कलोड। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है इनके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं। वो क्यों होते हैं, वो अगर वर्कलोड ज्यादा हो तो एक ये पोस्ट कर दी जाती है। लाइक अगर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट जज पे बहुत ज्यादा बर्डन है तो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होती है, उस पे जो डिस्ट्रिक्ट जज जो केसेस सुन रहे हैं वही के वही केसेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनता है। मतलब एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज
दोनों अपना काम बांट लेते हैं कि भाई 5 केस तुम निपटा देना, 5 केस मैं निपटा दूंगा, ऐसे करके अपन सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। ठीक है, वो वर्कलोड के हिसाब से इस वाली पोस्ट पे मतलब इस ये वाली पोस्ट क्रिएट की जाती है। ठीक है, जुडिशियल वर्कलोड देख के। क्लियर है? देन द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो हाई कोर्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर आप यहाँ पे सेशन जज ले लो, वो दोनों एक ही है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज समझो या सेशन जज समझो, वो एक ही है। वो नाम उनका ऐसे बदल जाता है, लाइक क्रिमिनल, जब कोई भी जज क्रिमिनल केस सुनता है तो उसको हम सेशन जज बोल देते हैं, और जब कोई भी जज कोई सिविल केस सुनता है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोल देते हैं। अब बार बार डिस्ट्रिक्ट जज इसलिए बोला गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, ना कि सेशन जज से। मतलब ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन में होता है ना, इसलिए वहाँ पे बार बार डिस्ट्रिक्ट जज कहा गया है। ठीक है, district judge is the highest judicial authority below a high court. The district court also is an appellate jurisdiction and supervision of all the subordinate court below it. अब भैया देखो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, उसके नीचे भी बहुत सारी कोर्ट्स होती है। लाइक हम देखते हैं कि जूनियर सिविल जज कोर्ट है, फिर प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट है, फिर सीनियर सिविल जज कोर्ट है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो हमने हायरार्की की बात की थी, इस हायरार्की के नीचे भी बहुत लंबी हायरार्की होती है। ये हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने क्लास 11th में देखा होगा, तो क्लास 11th में हमने ऑलरेडी देखा था कि एक बहुत लंबी हायरार्की होती है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है, यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसके नीचे भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उस पूरी डिस्ट्रिक्ट का राजा कौन होता है? उस पूरी डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो। और पूरी स्टेट का राजा कौन है? पूरी स्टेट का राजा है हाई कोर्ट। और पूरी कंट्री का राजा कौन है? पूरी कंट्री की राजा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में और भी छोटे नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, उन सब में से सबसे सुपीरियर पावर किसके पास में? सबसे सुपीरियर पावर है इस डिस्ट्रिक्ट जज के पास में। क्लियर है? क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट का राजा है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर है? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। फिर हम क्या बात कर रहे थे? फिर हमने बात की थी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो होल्ड अपीलिएट जुरिस्डिक्शन एंड सुपरविजन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट बिलो इट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये ऑल अपीलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये है कि मान लो जो नीचे के कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया है, तो उसकी ताकत है किसके पास में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में, कि वो इस जजमेंट को बदल सके। लाइक हम क्या देखते हैं, अगर आप इंडियन जुडिशरी का एक फीचर देखोगे तो इंडियन जुडिशरी में ऐसा है कि अगर हम नीचे वाले कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, लाइक हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये जो चलता रहता है ना, तारीख पे तारीख, जो आपने दामिनी मूवी में सुना होगा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम ऊपर वाले कोर्ट पे चले जाते हैं, वहां से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पास भी ये पावर है कि इसके नीचे जो भी छोटे छोटे कोर्ट्स हैं, अगर वो उनके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में जा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये देखा जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो ये देखेगा कि क्या जो नीचे वाले कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट सही था या नहीं था। तो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में ये पावर है ना कि वो नीचे वाले कोर्ट के जजमेंट को पलट सके। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगे कि जो उसके नीचे वाले कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट सही नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस जजमेंट को पलट दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो होल्ड अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। द सबऑर्डिनेट कोर्ट बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर, अब कौन कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे? कौन कौन से हैं? सिविल सीनियर सिविल जज कोर्ट्स, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट और जूनियर सिविल जज कोर्ट। ये इस तरीके से इनकी पावर है। अभी सिर्फ आपको इनके नाम ही देखना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिलो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और कौन कौन से हैं। तो आपको एक बार बस आपको इनको नाम ही देखना है। सबसे ऊपर ये है, उनसे नीचे ये है और उनसे नीचे ये है। ठीक है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑन क्रिमिनल साइड, हमने सिविल और क्रिमिनल दोनों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं ना, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑन क्रिमिनल साइड में फिर इस साइड नीचे कौन कौन है? इस साइड है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, सो इस यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ पे हमने देखा है क्रिमिनल साइड में, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज सिविल एंड अनदर वन इज क्रिमिनल। जब कोई भी जज क्रिमिनल केस सुनता है तो उसे हम सेशन जज बोलते हैं, जब कोई भी जज सिविल केसेस सुनता है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं।
क्लियर है। और ये इनकी हायरार्की है, इनकी हायरार्की में अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ नाम ही याद करना है। और कॉम्पिटिटिव्स में भी इनसे ज्यादा डिटेल में वो अभी नहीं जाएंगे, इवन क्लैट में भी वो इनके एकदम इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, ठीक है। अगर हम इनके पावर्स पे चले गए तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको भी सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखना है। आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, हम हमेशा फोकस करते हैं ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं आपको बता दूं कि हमें छोड़ना क्या क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना क्या क्या है वो हमको पता है, ये बुक है, हमको ये चीजें पढ़नी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें छोड़ना क्या क्या है। कहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं तो हम उस पोर्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि वही टाइम हम कुछ दूसरी चीज पढ़ने में लगाए जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब भी कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पढ़ने से ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें हमें छोड़ना है जहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। अपार्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोड, Munsif courts also form a part of this hierarchy. They are the lowest in terms of handling the matters of civil nature and function below the subordinate courts. The pecuniary limits, meaning the court's ability to hear the matter up to a particular claim for money, are notified by the respective state government. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो हायरार्की है, ये जो हायरार्की हमने यहाँ पे देखी थी, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो सबसे नीचे, जो एकदम जो सबसे नीचे वाली चीजें हैं वो कौन सा है, वो है मुंसिफ कोर्ट्स, ठीक है, मुंसिफ कोर्ट्स हैं। और इनका काम क्या है, ये है ना, ये सबसे नीचे लेवल पे है। ये जो कोर्ट्स की जो हायरार्की हम देखते आए हैं, इस हायरार्की में ये सबसे नीचे आते हैं और ये सिविल साइड में होते, क्रिमिनल साइड में नहीं है। तो और सिविल साइड कौन से केसेस डील करता है, सिविल केसेस का मतलब क्या है, वो सारे केसेस जहां पे मनी से कुछ ना कुछ रिलेटेड, लाइक प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर हम देख सकते हैं मनी नहीं तो प्रॉपर्टी, मैरिज, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो हमने सिविल साइड में देखा कि जो सबसे नीचे वाला कोर्ट है वो है मुंसिफ कोर्ट, और मुंसिफ कोर्ट की जो पिक्यूनरी लिमिट्स होती है, पिक्यूनरी लिमिट्स मतलब, पिक्यूनरी मतलब समथिंग रिलेटेड टू मनी, यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है देयर पिक्यूनरी लिमिट, इसका मतलब है मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट का लाइक ऐसा पर्पस होता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि मान लो अगर कोई भी केस आया जिसकी लिमिट है 2000 तक की, मतलब हमने माना कि कोई एक ऐसा केस है जो 2000 तक की उसकी लिमिट है, तो वो मुंसिफ कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। सो मुंसिफ कोर्ट सबसे नीचे वाले कोर्ट होते हैं, वो कौन से मैटर को डील करेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ये सिविल कोर्ट होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इनकी जो मनी की जो लिमिट होती है वो कम होती है, मतलब ये कोई वैसा केस देखते हैं जिसमें बहुत छोटे से रुपए का मामला हो, लाइक 1000-2000 का मामला हो, जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से नोटिफाई कर सकती है। लाइक मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपना बता देगी कि हमारे यहाँ मुंसिफ कोर्ट की लिमिट है 3000, कोई बोल देगा 1000, कोई 2000, कोई 500, 100, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से इस हायरार्की में बता देती है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब बारी आई ट्राइब्यूनल्स की। अब आपने बार बार सुना होगा ट्राइब्यूनल्स ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स क्या है एक बार हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये चीज आ ही जाती है हमारे सामने। सो यहाँ पे क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस जुडिशियल बॉडी, इंडियन जुडिशरी इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस सेमी जुडिशियल बॉडी इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अच्छा चलो बुक का छोड़ो, मैं आपको एक चीज अच्छी से बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको ट्राइब्यूनल्स पूरा क्लियर होगा। अब वो कहानी ऐसी है कि आप ये समझो कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो वो बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ लिया, फलाना ढुमका, बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, लेकिन हर जज इतने सारे लॉ में एकदम डीप में चले जाए ऐसे नहीं हो सकता ना। हम लोग भी देखते हैं कि जैसे पीजी करना होता है या पीएचडी भी करते हैं, तो सबका एक अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में चले जाते हैं, और जो जज होते हैं नो डाउट बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं हो पाता है हर लॉज का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे जजेस को बहुत ज्ञान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज उनसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन कई बार कुछ स्टॉक मार्केट की चीजें फंस जाती है, फिर क्या करेंगे। अब हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि हमारे जज को कॉन्स्टिट्यूशन का भी पता हो, हमारे जज को कंपनी का भी पता हो, हमारे जज को स्टॉक एक्सचेंज का भी पता हो, हमारे जज को इंटरनेशनल लॉ का भी पता हो, हमारे जज को कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी पता हो। हम हर चीज नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक इंसान
में सारी चीजें पॉसिबल हो। तो इसलिए ट्राइब्यूनल्स बनाया जाते हैं कि ये कुछ स्पेशलाइज्ड विंग होते हैं, ठीक है, हम इन्हें कुछ स्पेशलाइज्ड विंग बोलेंगे जो पर्टिकुलर कॉज के लिए बनाए जाते हैं। लाइक स्टॉक मार्केट का एक अलग से ट्राइब्यूनल कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई सी चीज आ रही है तो वो उस ट्राइब्यूनल के पास में जाएगी, और अगर आप उस ट्राइब्यूनल से सेटिस्फाइड नहीं हो देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से चीजें बढ़ेगी, लेकिन पहले वहां पे जाएगी। अब जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स में बेसिकली मान लो, अब एक एग्जांपल मानते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई ट्राइब्यूनल हुआ तो उसमें हम देखेंगे, मान लो 6 जजेस हैं, एग्जांपल इमेजिनरी मानो कि उसमें 6 जजेस हैं हियरिंग कर रहे हैं, तो इन 6 का कैसे बंटवारा होगा, इसमें से 3 वो होंगे जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होगा, ठीक है, जिनको किसका नॉलेज होगा, जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होगा, 3 जज वो होंगे, और 3 इसमें से हमारे जुडिशरी वाले जज होंगे जो रिटायर्ड जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या कोई और भी, ठीक है, 3 जज वो होंगे जिन्हें लॉ की नॉलेज होगी, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होगी। तो ऐसे करके ये मान लो 6 मेंबर की बॉडी बन गई। तो इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें ये पता चला है कि जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उसमें बेसिकली कुछ लीगल और कुछ नॉन लीगल दोनों का मिक्सअप होता है, और ट्राइब्यूनल्स बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड विंग होते हैं जो पर्टिकुलर कॉज के लिए बनाए जाते हैं, और इन्हें हमने सेमी जुडिशियल बॉडी इसलिए बोला क्योंकि इसमें नॉन लीगल वाले बंदे भी बैठ रहे हैं, ठीक है, इसमें नॉन लीगल वाले भी बैठ रहे हैं, और अगर आप ट्राइब्यूनल के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो जाओ सुप्रीम कोर्ट, किसने मना किया, लेकिन पहले वहां पे जाके एक बार निपटा के तो देखें केस, ठीक है। सो आपको पूरी इमेज तो अब क्लियर हो गई है कि ट्राइब्यूनल का क्या रोल है। अब आपसे कोई भी पूछेगा ट्राइब्यूनल क्या है तो आपको पूरी चीज तो पता चल गई होगी कि ट्राइब्यूनल क्या है, पूरा एक उसका रोल आपको समझ में आ गया होगा। These body function as a semi or quasi-judicial body because they may consist of administrative officers or judges without a legal background। अब यहाँ पे कुछ administrative officer, IAS, IPS जो रिटायर्ड होते हैं एकदम, है ना, वो हो सकते हैं, या फिर कोई नॉन लीगल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक स्टॉक मार्केट का तो कोई स्टॉक मार्केट जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की वो हो सकते हैं। येट दे फंक्शन इन अ जुडिशियल कैपेसिटी एंड हियर अ रिलेवेंट लीगल मैटर्स एंड सेटल अ क्लेम बिटवीन अ पार्टी। और फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी वो यहाँ पे जो हियरिंग्स होती है वो एकदम जुडिशियल कैपेसिटी में देखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जो दो पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको हम सेटल करें, ठीक है, कि जुडिशरी तक नहीं जाए। एक पर्पस देखो इसका ये भी है कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, ट्राइब्यूनल्स। अब यहाँ पे आप देखो, हम देखते हैं कि यहाँ पे केसेस कितने सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि कई लोगों की ये स्थिति है कि मतलब जब तक नंबर आता है ना तब तक वो ऊपर पहुंच चुके होते हैं, ये स्थिति है कई बार, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग है, तो इसलिए एक तरीके से ट्राइब्यूनल्स लेके आए हैं कि हो सकता है कुछ मामले यहीं रफा दफा हो जाए, हो सकता है कुछ मामले का डिस्प्यूट यहीं क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर ऊपर तो गाड़ी चली गई तुम्हारी तो फिर तो तारीख पे तारीख ही आना है, यही एकमात्र सोल्यूशन है। सो ये वाली समस्या है यहाँ पे। सो ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पे। Tribunals have been constituted under specific constitutional mandate enriched in the Constitution of India through legal enactment. Example, laws passed by legislature. अब कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल्स है वो लॉज पास करती है पार्लियामेंट, उसके बेसिस पे फिर ट्राइब्यूनल्स बना दिए जाते हैं। पार्लियामेंट लॉ पास करती है, ट्राइब्यूनल कैसे बनेंगे, जब पार्लियामेंट लॉ पास करेगी कि हाँ ये ट्राइब्यूनल बनेगा तब वो ट्राइब्यूनल बन जाता है। Their creation aims at increasing efficiency in resolving dispute and reducing burden on the court। वही वाली बात है कि एक तरीके से एफिशिएंसी लेके आना कि जजेस को हो सकता है वो नॉलेज नहीं हो, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स में जो लोग हैं वो लीगल नॉन लीगल दोनों होंगे तो उस मैटर को अच्छे से सुलझाएंगे। साथ ही साथ जो कोर्ट का बर्डन है, जो मैंने आपको पेंडेंसी ऑफ केसेस बताया है, उसका भी कहीं ना कहीं वो एक सॉल्यूशन के रूप में काम करता है। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है। देन यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपकी बुक में कुछ ट्राइब्यूनल्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो एक बार हम उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्राइब्यूनल्स इंक्लूड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दैट इज कैट। इसका पर्पस क्या है, फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, अब कैट एंड सैट का क्या काम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह उनको रिजॉल्व करने के लिए, एक स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का कुछ
डिस्प्यूट्स है तो उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो अगर इनकी मान लो नहीं बन रही है सरकार से, कुछ डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो उनको निपटाया सुलझाया जा सके, जुडिशरी तक नहीं जाना पड़े। अब जुडिशरी अब इतने मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आते हैं। अगर यही काम जुडिशरी करने लग गई तो फिर ये कौन करेगा, ठीक है। मतलब जुडिशरी के पास में इतने इंपॉर्टेंट काम होते हैं, अगर वो इतने इंपॉर्टेंट काम कर करके अगर ये वाले काम करने लगे, आप खुद ही सोचो तो फिर वो इंपॉर्टेंट काम कैसे होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स देते हैं, तो उनके पास वही चीज पहुंचनी चाहिए ना जो हम सोचते हैं कि वाकई में रिलेवेंट हो, वहां तक पहुंचने के लिए ये छोटी छोटी चीजें नीचे लेवल पे ही रफा दफा हो जाए तो ज्यादा बेटर है। Then Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal for resolving dispute in telecom sector in India. Then the National Green Tribunal for disputes इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब बार बार इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी केसेस वगैरह रहते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल उनको सुन लेता है। देन टेलीकॉम सेक्टर से कोई डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो उनको कौन सुन लेता है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल उनको वहां पे सुन के रफा दफा कर देते हैं। और अगर आप ट्राइब्यूनल के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं हायर जुडिशरी में, लेकिन पहले कोशिश की जाती है कि यहीं पे मामला निपट जाए तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है? Then some of these tribunals functions with regulators. Regulators are specified government agencies that oversees laws and order compliances in relevant government sector. One of the tribunals, TDSAT, functions along with side the regulator TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, in formulating laws and policies of resolving telecom disputes in India. अब देखो ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, अब कुछ ट्राइब्यूनल्स तो जो मैंने बताया उस हिसाब से फंक्शंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ट्राइब्यूनल्स में रेगुलेटर्स भी होते हैं। रेगुलेटर्स बेसिकली ये गवर्नमेंट की स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है जो कि ध्यान रखती है कि वो ट्राइब्यूनल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ वो ध्यान रखती है कि जो भी जो डिस्प्यूट सुलझाए जा रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से सुलझा पा रहे हैं या नहीं सुलझा पा रहे हैं। सिर्फ इतना काम है यहाँ पे रेगुलेटर्स का, ठीक है। सो कुछ ट्राइब्यूनल्स, मतलब ट्राइब्यूनल्स की वर्किंग वैसी ही होती है जैसे मैंने बताया, लेकिन कुछ ट्राइब्यूनल्स में रेगुलेटर्स नहीं होते हैं और कुछ ट्राइब्यूनल्स में रेगुलेटर होते हैं। रेगुलेटर क्या करते हैं? रेगुलेटर बस देखते हैं कि जो ये ट्राइब्यूनल जो काम कर रहा है वो काम अच्छे से कर रहा है, साथ ही साथ जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो उस पर नजर बना के रखते हैं कि जो हमारी लॉज एंड पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से ट्राइब्यूनल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल बताया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई है, वो एक रेगुलेटर है। किसका रेगुलेटर है? वो TDSAT का रेगुलेटर है, ठीक है। देन देयरफॉर दीज ट्राइब्यूनल्स complement and supplement the role of courts in maintaining law and justice in the society। तो एक तरीके से रेगुलेटर क्या कर रहे हैं? एक तरीके से रेगुलेटर मदद कर रहे हैं। किसकी मदद कर रहे हैं? ट्राइब्यूनल्स की ही मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? कि वो अच्छे से जस्टिस एस्टैब्लिश कर सके। ट्राइब्यूनल का काम भी यही है ना कि सबको जस्टिस मिले, जो डिस्प्यूट है उसको सुलझा सके। तो एक तरीके से रेगुलेटर का काम यही कि सप्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं उसमें एक तरीके से इन रेगुलेटर का काम है कि हम किसको सप्लीमेंट करें? ट्राइब्यूनल्स को करें कि ये डिस्प्यूट अच्छे से सुलझाए जा सके। आई होप ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सब कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो भी है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक पूरा कोर्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे कोर्ट से कैसे फंक्शंस कर रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के लिए सिंपली आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है और गूगल पे magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके के स्क्रीन नजर आएगी। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज नजर आएगा जिसमें क्लास 11, 12 सभी क्लासेस दी है। साथ ही साथ क्या दिया गया है? NCERT एग्जाम्पलर 6 to 11 और एक्स्ट्रा लर्निंग के भी कुछ वीडियोस हैं जिसमें कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह है जिससे कि आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें। सपोज आपने यहाँ पे क्लास 11 पे जाके क्लिक किया
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लास 11th को जाके क्लिक करेंगे, क्लास 11th के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके के नजर आएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। क्लास 11th के जितने भी कोर्सेज होंगे वो सभी कोर्सेज आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहां पे आपको लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने यहाँ पे लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप लीगल स्टडीज पे क्लिक करते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर आएगी और यहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियोस अरेंज होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लास 11th का बताया है, सभी क्लासेस के वीडियोस इसी तरीके से अरेंज हैं, सभी सब्जेक्ट्स में सभी सब्जेक्ट के वीडियो इसी तरीके से अरेंज है। आप जिस क्लास की पढ़ाई करना चाहते हैं आप उस क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के माध्यम से, और अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू, आपको जहां से पढ़ना हो वहां से पढ़िए। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस पढ़ाई जाती है, क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने टीचर्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।